दोस्तों, दिल्ली के इलेक्शन एक बार फिर जोरों शोरों से होने जा रहे हैं। लेकिन इस बार ये सिर्फ एक आम चुनाव नहीं बल्कि एक महायुद्ध है जो इंडियन पॉलिटिक्स के एक नए दौर को तय करेगा, शुरू करेगा। इस बार टक्कर सिर्फ दो नहीं बल्कि देश की 3 सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच होने वाली है। 11 साल में काम क्या किया उसकी तो कोई तस्वीर नहीं दिखाई दे रही किसी भी चुनाव प्रसार में। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। जहां जहां केजरीवाल जाते हैं, जहां जहां सिसोदिया जाते हैं, दिल्ली वालों को शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। गलती से भी इनको वो मत दे देना, आपके घर का बजट ऐसा गड़बड़ाएगा कि आप दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे। ये चुनाव तय करेगा कि भारत की राजधानी पर किसका परचम लहराएगा। 10 साल पहले जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की कुर्सी संभाली थी, तब उन्होंने नए सपने और नए वादों के साथ एक क्रांति लाने का दावा किया था। फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन और यमुना को साफ करने का वादा। दिल्ली के हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। दिल्ली के लोगों को आधे दामों के ऊपर 24 घंटे बिजली सप्लाई करेंगे। प्राइवेट स्कूलों की अनाप शनाप फीस पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाया जाएगा। यमुना को साफ किया जाएगा। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। This is not foam, this is froth and it is toxic froth. यमुना is basically killed by the human activity. लेकिन क्या ये बड़े बड़े वादे किसी के फायदे के रहे या ये सिर्फ एक खोखले वादे बनकर रह गए? और क्या दिल्ली के स्कूल सच में वर्ल्ड क्लास बन चुके हैं? आज दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ रहे हैं। और हेल्थ केयर सेक्टर भारत में बेस्ट है जैसा आम आदमी पार्टी क्लेम करती है। प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि आप दिल्ली के मॉडल को स्टडी करके दिल्ली के मॉडल को पूरे देश में लागू कीजिए। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं दिल्ली इलेक्शंस और पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी के रिपोर्ट कार्ड के बारे में, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 2025 के इलेक्शन में किसका पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है। और दोस्तों, अगर आप ये वीडियो दिल्ली से देख रहे हो तो आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि शायद ये वीडियो दिल्ली इलेक्शंस को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग को, आपकी समझ को पूरी तरह बदल कर रख दे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस पॉलिटिकल एनालिसिस को। दोस्तों, अभी प्रेजेंट सिनेरियो से पहले एक बार आम आदमी पार्टी की क्विक हिस्ट्री यानी कि उनके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब ये पार्टी पहली बार पावर में आई थी तो वो टाइम था 2012-13 का। पूरे देश भर में एक चेंज की लहर थी। कांग्रेस की यूपीए 2 की सरकार अपने एंड गेम में थी, करप्शन चार्जेस से घिरी हुई थी, पब्लिक को उनके ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं था, सारे डिसीजन को चुनिंदा लोग ही ले रहे थे। तो यहाँ हो क्या रहा था कि एलिटिज्म पॉलिटिक्स यानी कि जो एलिट लोगों की पॉलिटिक्स थी उसका दौर जा रहा था। बड़े बड़े फिगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, इन सब की इमेज धीरे धीरे डाउन हो रही थी। लोगों को चाहिए था एक अप्रोचेबल पार्टी, एक अप्रोचेबल नेता जिनके पास जा सके, जिनको उनको ऐसा लगे कि हम उनसे पास जाके बात कर सकते हैं। और जो नरेंद्र मोदी का राइज हुआ था, उनको जो इतना बढ़े थे, उनकी भी यही इमेज बेची गई थी, यही इमेज बढ़ाई गई थी कि भाई जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, पहले चाय बेचता था। और इसीलिए उसी वजह से सेंटर में आए थे मोदी और दिल्ली में आए थे एक आम आदमी ऑन द बैक ऑफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मूवमेंट के। और उस समय जो भी आदमी था अपने लेट 20s, 30s और 40s में, वो उस टाइम पर एक चेंज के लिए तड़प रहा था, क्योंकि पिछले 40 सालों से देश लगभग कुछ ना कुछ करके एक ही तरह से चल रहा था और वो लहर आती हुई भी दिखाई दे रही थी। अन्ना हजारे के सपोर्ट से एक नई जनरेशन ऑफ लीडर्स का जन्म हो रहा था जो करप्शन के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे। वो कह रहे थे कि लोकपाल बिल लाया जाएगा, करप्शन हटाया जाएगा, जन आंदोलन करा जाएगा। अन्ना हजारे ने प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव, कपिल मिश्रा, इन सब जैसे बहुत से बड़े बड़े लीडर्स को राइज दिया। ये रेवोल्यूशन के स्पेयर हेड यानी कि नोक थे। इन्हीं के से पूरा रेवोल्यूशन आगे बढ़ रहा था, जिनसे एक आम आदमी कनेक्ट कर पाता था। और इसी चेंज को सिंबलाइज करने के लिए बनी थी आम आदमी पार्टी, जिनकी कोर आइडियोलॉजी थी दैट दे आर डिफरेंट, वो अलग है। इन्होंने आते संग ही एक लिस्ट निकाली कि यही नेता है जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट है और हम एक बार पावर में आने के बाद इन्हीं नेताओं के खिलाफ एक्शन लेंगे, इन्हीं नेताओं के खिलाफ जाएंगे। मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी, देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। नितिन गडकरी, चिदम्बरम साहब, येडियुरप्पा, मायावती, मुलायम सिंह यादव, प्रफुल्ल पटेल, HD कुमारस्वामी, श्री प्रकाश जायसवाल कोयला घोटाले वाले, जगन मोहन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, नवीन जिंदल, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो। जिनका कहना था कि लोकपाल बिल लाएंगे, सरकार चलाएंगे, आम आदमी की तरह रहेंगे और आम आदमी की तरह ही जिएंगे भी। और इसीलिए जब केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी लॉन्च की और दिल्ली के इलेक्शंस लड़ने का फैसला किया, तब दिल्ली के वोटर्स को बड़े बड़े प्रॉमिसेस किए गए थे, बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे। ये इनका 2015 का मैनिफेस्टो था। इन्होंने एजुकेशन में जो बड़े बड़े प्रॉमिसेस किए थे, जैसे 500 नए गवर्नमेंट स्कूल खोलेंगे, 20 नए डिग्री कॉलेजेस बना दिए जाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो 500 नए स्कूल बनाने का प्रॉमिस किया था, वो सरकार
सरकार बनाते ही चेंज कर दिया। एक बार पावर में आने के बाद ये लोग कहने लगे कि हम एग्जिस्टिंग स्कूल्स में ही नए क्लासरूम्स ऐड कर देंगे और आप इसको नया स्कूल मान लेना, और ऐसा ही इनके बहुत सारे प्रोमिसेस के साथ भी हुआ था, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे जाके बात करेंगे। और क्योंकि आम आदमी पार्टी एक एक्सीडेंटल पार्टी थी, बहुत आनन फानन में बनाई गई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, तो एक समस्या ये थी कि इनकी विचारधारा क्या है ये किसी को नहीं पता थी। इस सेक्युलर देश का सबसे सेंसिटिव, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है धर्म, यानी कि रिलीजियन। उस पर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है ना किसी ने पूछा ना इन्होंने बताया। कश्मीर पर इनका क्या स्टैंड है, इन्होंने बोला कि भैया हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ दिल्ली में फोकस करेंगे। तो लोगों ने पूछा कि सिटीजनशिप तो किसी भी सरकार चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप सरकार कैसे चलाओगे? तो सरकार तो एकदम मजे से चलाएंगे, अच्छे चलाएंगे, ये आम आदमी पार्टी का कहना था। तो पहले ना हम एक बार आम आदमी पार्टी का डायग्नोसिस करते हैं, इन्हें जानने की कोशिश करते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी को, यानी कि एक राजनीतिक पार्टी को क्या चीज अच्छी बनाती है, या खराब या सबसे खराब। पहला है पार्टी लीडरशिप। अब हुआ क्या कि पहली टर्म यानी कि 2015 में जीतने के बाद केजरीवाल आगे नहीं आए, वो आगे नहीं बढ़ के आए, बल्कि बाकी सब लीडर्स जो उनके साथ खड़े हुए थे वो पीछे चले गए। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, कपिल मिश्रा, जो भी मेन बड़े बड़े लीडर्स थे, या तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी या उनको पार्टी से निकाल दिया गया। जो पार्टी आइडियलिज्म के लिए बनी थी वो आइडियलिज्म के लिए ही छोड़े जाने लगी। नहीं, मेरे सामने तो हो रही थी, मैंने बता दिया कि दोनों चोट्टा बना मत करो, तो उन्होंने कहा कि तू निकल ले यहाँ से, मैं निकल लिया। कुछ लोगों ने पार्टी और पॉलिटिक्स दोनों छोड़ दी और कुछ बीजेपी में चले गए, लेकिन पहले टर्म में लोगों को कुछ पोटेंशियल दिखा। लोगों ने देखा कि एक सरकार है जो कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो कर रही है कि आपको फ्री बिजली दे रही है, और उन लोगों को इससे ज्यादा क्या चाहिए था। 2015 में सरकार बनी थी हमारी, 24 घंटे बिजली आती है दिल्ली में, 200 यूनिट तक बिजली फ्री है। बड़ी मुश्किल से मैंने, मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के स्कूल ठीक करे हैं, आपका मैंने पानी मुफ्त कर दिया। और फिर आए 2020 के विधानसभा चुनाव और लोगों ने इन्हें एक बार फिर से जिता दिया। The Arvind Kejriwal-led Aam Aadmi Party has won the Delhi elections for a third time, beating all anti-incumbency. और उस टाइम से लेकर अभी तक पिछले 5 सालों में ये गोवा, हरियाणा, पंजाब हर जगह चुनाव लड़ चुके हैं। पंजाब में तो इन्होंने अपनी खुद की सरकार भी बना ली है, जहां भगवंत मान अभी करंटली सीएम है, और कांग्रेस से गठबंधन कर चुके हैं। आज कपिल मिश्रा, साजिया इल्मी, कैलाश गहलोत जैसे बड़े बड़े आपके लीडर्स बीजेपी में शामिल हो गए हैं, और ये खुद कांग्रेस से अलायंस कर चुके हैं। वही कांग्रेस जिनको गाली दे दे के, उनकी बुराई कर करके, उनके लीडर्स को चोर बोल बोल के उनको दबाकर ही पावर में आए थे, आज ये उन्हीं के साथ गठबंधन में है, उन्हीं के साथ अलायंस में है। और अभी वो अलायंस बना होता तब भी ठीक था, लेकिन 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट आए हुए भी 8 महीने भी नहीं हुए हैं। लेकिन अब दिल्ली के इलेक्शन जो होने वाले हैं, कुछ ही दिनों में होने वाले हैं, कंडक्ट किए जाने वाले हैं, उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग होकर लड़ रही है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि एक पार्टी का जो कोर वोटर बेस होता है, जो एक पर्टिकुलर वोटर बेस होता है जो उनको जिंदगी भर वोट देगा, वो होता है उनकी विचारधारा के लिए, उनके एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के साथ वो जुड़ा रहता है। अब आप ये देखो कि बीजेपी एक तरह से पूरी तरह हिंदू राष्ट्र और हिंदुइज्म पे चलती है, तो उनको जो भी हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट करने वाले हैं वो अपनी जिंदगी भर सपोर्ट करेंगे, और उसी की तरह कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करते हैं, और यही दोनों आइडियोलॉजीज इन दोनों पार्टीज को फ्यूचर में भी चलाती रहेंगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ दिक्कत ये है कि जो बात वो आज से 8-9 साल पहले बोलते थे, या तो अब उसे बोलते नहीं है या तो उसका उल्टा बोलते हैं। पहले सोनिया गांधी चोर थी, अब सोनिया गांधी चोर नहीं है। सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। मिसेस सोनिया गांधी एक ईमानदार नेता है, यस या नो? यस। बीजेपी ने कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा के बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सीए नहीं चलने देंगे क्योंकि सीए से हमें बड़ा नुकसान होगा। धारा 370 हटाना देश हित का मामला है, इसलिए आम आदमी पार्टी आज इस बिल का समर्थन करती है। 70% से ज्यादा लोगों के पास कुछ भी दिखाने को नहीं होगा, कागज दिखाने को नहीं होंगे, तो फिर उन लोगों को कहा जाएगा कि आप देश छोड़ के जाओ, तो वो कहाँ जाएंगे? ये देश तो अपना है, ये देश तो सब लोगों का है, यही पैदा हुए। कांग्रेस डायनेस्टी पॉलिटिक्स करती है, लेकिन हमारे भी कुछ लीडर्स के परिवार वालों को 1-2 टिकट तो दे ही सकते हैं। जब वो दे रहे तो हम भी दे सकते हैं। और उनका ये भी कहना था कि हम लोग दिल्ली को एक आम आदमी के नजरिए से देखेंगे, लेकिन अगर वही व्यू, वही नजारा हमें 70 लाख के पर्दे खोलकर दिखाई दे तो मजा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। आज के इलेक्शन का, आज के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा इशू उठ रहा है केजरीवाल के घर का, शीश महल का, जिसमें 45 करोड़ रुपए तो सिर्फ रेनोवेशन के लिए लगा दिए गए। अगर आप उसकी डिटेल देखोगे, उसकी डिटेल को ध्यान से देखोगे तो लाखों के, तो यानी कि लगभग 70 से 75 लाख रुपए के तो सिर्फ पर्दे लगाए गए हैं। आम आदमी का एक अलग से मिनी बार बनाया गया है जिसकी कीमत 5 करोड़ तक बताई जा रही है, और एक कार से महंगी टॉयलेट सीटें हो रही हैं। और यही चीज मुझे आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत पर लेके आती है। ये जो पार्टी थी, आम आदमी पार्टी थी, आई थी आइडियलिज्म को लेकर, और अब वो कहीं दिखता नहीं है, कहीं भी उसका पता नहीं चलता। इनका रिफॉर्म पॉलिटिक्स कब बन गया पिछले 8-9 सालों में समझ नहीं आया। ये पॉलिटिक्स में आइडियलिज्म लेकर आए थे, बट देन दे रियलाइज्ड
पॉलिटिक्स कैन नेवर बी आइडियल, सो दे बिकेम अ पॉलिटिशियन। और अगर मुझसे आप बोलो कि हाँ जी ऐसा तो बहुत सारी पार्टीज करती हैं, हर दूसरी पार्टी ऐसा करती है, जो ये कर रहे हैं वो तो नॉर्मल है पॉलिटिक्स में, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत, एक छोटा सा नुआंस ये है कि इन पर सवाल, इनका क्रिटिसिज्म ज्यादा होगा, क्योंकि चेंज की होप लेकर आए थे और बिना किसी एक्सपीरियंस होने के बावजूद, मुश्किल से इनको 1 साल नहीं हुआ था बने हुए, लेकिन तब भी दिल्ली के लोगों ने इन पे भरोसा करके इनके हाथ में सरकार ही दे दी थी। कसम खाता हूं कि अपनी जिंदगी में ना कभी रिश्वत लूंगा और ना कभी रिश्वत दूंगा। और दोस्तों अभी ग्राउंड रिपोर्ट पर देखें तो दिल्ली की जनता आज आम आदमी पार्टी से बहुत ज्यादा खफा है, क्योंकि सिर्फ 3 वादों की वजह से दिल्ली की जनता ने इन पर भरोसा करके इन्हें पावर में लाया था। वो वादे जो इन्होंने आज से 10 साल पहले 2015 के इलेक्शंस में ही किए थे। आइए बात करते हैं इन 3 प्रॉमिसेस के बारे में। दोस्तों 2015 के इलेक्शंस में अरविंद केजरीवाल 3 बड़े प्रॉमिसेस के भरोसे दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब रहे थे, सक्सेसफुल रहे थे। ये 3 प्रॉमिसेस थे कि अच्छे सरकारी स्कूल बना देंगे, अच्छे सरकारी हॉस्पिटल बना देंगे और उनका नंबर काफी ज्यादा बढ़ा देंगे, और उसी के साथ आपको एक साफ यमुना नदी बना के देंगे, जिससे कि छठ या कोई फेस्टिवल आप बनाओ तो उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इनमें से क्या क्या हुआ, आइए बात करते हैं। पहले बात करते हैं स्कूल्स की, उनके एजुकेशन सिस्टम की। 2020 में यानी इनकी सरकार बनने के 5 साल पूरे होने के बाद एक रिपोर्ट आई, जिससे पता चला कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 194 स्कूल्स में टोटल 6000 से ज्यादा क्लासरूम बनाने का टारगेट रखा था। लेकिन 2020 तक दिल्ली के 141 स्कूल्स में सिर्फ 4000 क्लासरूम्स ही बनाए गए, जबकि सरकार की तरफ से 7000 से ज्यादा क्लासरूम्स की पेमेंट ऐसे ही रिलीज कर दी गई थी। अब इसके अंदर भी देखो कि क्या खेल चल रहा है। इसी रिपोर्ट में पता चला कि 7000 का जो फिगर है, ये जो 7000 का फिगर बताया जा रहा है, इसमें सिर्फ क्लासरूम नहीं थे, बल्कि स्कूल के अंदर जो भी अलग अलग टॉयलेट्स या भी छोटे मोटे रूम्स भी बन रहे थे, जो भी रोज बनाए जा रहे थे, उन्हें भी क्लासरूम की कैटेगरी में ही कंसीडर किया जा रहा था, काउंट किया जा रहा था, और पेमेंट भी कॉन्ट्रैक्टर को क्लासरूम वाली ही दी जा रही थी। 2020 के इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी के लीडर ऐसा क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने दिल्ली के स्कूल्स में 20,000 नए क्लासरूम्स ऐड कर दिए हैं, जो कि 500 नए स्कूल्स बनाने के बराबर है। लेकिन 20,000 क्लासरूम बनने का इन्होंने कोई भी प्रूफ नहीं दिया। एक्चुअल में इन्होंने सिर्फ 4,000 नए क्लासरूम बनाए और उसी नंबर को 5 गुना करके 20,000 बताने लगे, जो कि पॉलिटिक्स में बहुत ही नॉर्मल सी बात लगती है, जो चीज इस रिपोर्ट ने बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दी थी। इसके बाद 2 साल तो कोविड में चले गए और उसके बाद ज्यादा कुछ खास काम हुआ नहीं है पिछले 5 सालों में। इन्होंने 1-2 अच्छे स्कूल, बिल्कुल फ्लैगशिप स्कूल जरूर बनाए हैं, जो इनकी मार्केटिंग वीडियो में आपको हर दूसरे दिन यूट्यूब पे जरूर दिख जाते होंगे, क्योंकि बहुत ही करोड़ों रुपए खर्च करके ये दिल्ली का काम नहीं कर रहे, बल्कि अपनी एड्स चला रहे हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि इन्होंने 500 नए स्कूल बनाने की बजाय एग्जिस्टिंग स्कूल्स को ही थोड़ा बहुत इंप्रूव करने का काम किया है। जौहरीपुर के गवर्नमेंट स्कूल के वाइस प्रिंसिपल बताती हैं कि उनके स्कूल में 1100 से ज्यादा बच्चे मौजूद हैं, लेकिन स्कूल में कुल मिलाकर सिर्फ 12 ही क्लासरूम है, जिनमें से 12 क्लासरूम कंसीडर किए जाते हैं। उसके अलावा जो 2 क्लासरूम कंसीडर किए जाते हैं, वो 2 में से तो बाथरूम बने हैं और 1 स्टोर रूम है, यानी कि प्रैक्टिकली वहां पे 1100 बच्चों के लिए सिर्फ 9 क्लासरूम बने हुए हैं। अब आप सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये, सिर्फ 9 क्लासरूम के हिसाब से। उन्होंने कहा कि 1-2 साल पहले तो ये स्ट्रेंथ, ये नंबर और भी ज्यादा हुआ करता था, लेकिन अब बहुत सारे बच्चे अपना नाम कटा के स्कूल से चले गए हैं। खजूरी खासी गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल भी यही कहती हैं। उन्होंने बताया कि 9th और 11th के क्लास में इतने ज्यादा बच्चे हैं कि मैनेज करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, लेकिन लो अटेंडेंस के चलने से अभी तक काम चल पा रहा है। 2022 में दिल्ली गवर्नमेंट ने 100 से ज्यादा स्कूल्स को मर्ज कर दिया था, उनके अलग अलग शिफ्ट्स को मर्ज कर दिया था। पहले इन स्कूल्स के अंदर डबल शिफ्ट चलती थी, मॉर्निंग शिफ्ट लड़कियों के लिए होती थी और इवनिंग शिफ्ट बॉयज के लिए होती है, लड़कों के लिए होती थी। लेकिन मर्जर के बाद ये सभी स्कूल कोएड हो गए, यानी कि दोनों एक साथ पढ़ने लगे, लेकिन क्लास की स्ट्रेंथ और इंडिसिप्लिन भी काफी ज्यादा बढ़ गया। इनफैक्ट इसी की वजह से, ये मर्ज होने की वजह से बहुत सारे पेरेंट्स ने, बहुत सारे माता पिता ने अपने लड़कियों को, अपने बच्चों को स्कूल से निकलवा दिया, क्योंकि स्कूल का माहौल खराब हो चुका था। अभी एक रिसेंटली आरटीआई में पता चला है कि पिछले 2 सालों में, यानी कि 2023 से लेकर 25 तक का अभी हमारे पास डेटा है, उसमें 30,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से अपना नाम कटवा दिया। दिल्ली हाई कोर्ट तो ये तक कह चुका है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों की हालत बहुत ही खराब है। टेरिबल उन्होंने वर्ड यूज किया था। तो आम आदमी पार्टी जो क्लेम करती है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, वो बड़े बड़े स्कूल्स को छोड़ के हमारे छोटे छोटे स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं और दिल्ली के स्कूल वर्ल्ड क्लास बन चुके हैं, इसकी सच्चाई नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जाते ही आपको साफ साफ पता चल जाएगी। और दोस्तों इसके अलावा इन्होंने 20 अलग से नए डिग्री कॉलेजेस बनाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन मैं अपनी रिसर्च में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को कंफर्म कर पाया, और ये है दिल्ली की स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। और ये भी मेरे हिसाब से कुछ पुराने इंस्टीट्यूट पहले से मौजूद थे, जिन्हें मर्ज करके एक नई यूनिवर्सिटी बनाई
गई है। इन्होंने अपनी तरफ से कोई नई चीज नहीं बनाई है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े क्लेम की, जो कि है हेल्थ केयर। इसमें आम आदमी पार्टी की फ्लैगशिप स्कीम रही है मोहल्ला क्लिनिक। आम आदमी पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि हम दिल्ली के अंदर 1000 मोहल्ला क्लिनिक्स खोलेंगे। अपने पहले 5 साल के कार्यकाल के बाद ये लोग सिर्फ 191 मोहल्ला क्लिनिक्स खोल पाए थे, और जब 10 साल होने को हैं और इस प्रॉमिस के ये सिर्फ हाफ लेवल तक अचीव कर पाए हैं, यानी कि सिर्फ 545 मोहल्ला क्लिनिक अभी तक खुले हैं। और इनकी भी रियलिटी ये है कि इनमें से बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक्स तो कभी खुलते ही नहीं है, कुछ में दवाइयां अवेलेबल नहीं होती, तो कभी बिना मोबाइल नंबर के किसी पेशेंट को ट्रीट नहीं किया जाता। इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक्स का एक और बहुत बड़ा स्कैम सामने आया। रैंडम इंस्पेक्शन में पता चला कि शाहदरा, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट दिल्ली के 7 मोहल्ला क्लिनिक्स में डॉक्टर्स प्री रिकॉर्डेड वीडियो से अटेंडेंस लगा रहे थे, यानी एक्चुअल में वो क्लिनिक में थे, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है, बस उन्होंने पहले से शूट करके वीडियो रखी हुई थी जो अटेंडेंस के लिए हर बार सबमिट कर देते थे। दूसरा फ्रॉड हो रहा था कि पेशेंट स्लिप्स में जब भी कोई मोहल्ला क्लिनिक में जाता है तो उसका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर मांगा जाता है। इस इंस्पेक्शन में पता चला कि बहुत सारी पेशेंट स्लिप्स में मोबाइल नंबर 12345 या फिर 000 लिखा हुआ था। इसके अलावा हजारों केसेस ऐसे थे जिसमें पेशेंट को टेस्ट लिखे गए थे जो 2 प्राइवेट लैब में होते थे, लेकिन इनके फॉर्म्स पर भी इनवैलिड नंबर लिखे हुए थे। इससे भी शॉकिंग बात यह है कि टेस्ट तब लिखे गए जब डॉक्टर ने प्री रिकॉर्डेड वीडियो से अपनी फेक अटेंडेंस लगा दी, यानी कि डॉक्टर क्लिनिक में मौजूद भी नहीं था, वहां पे पहुंचा भी नहीं था, लेकिन तब भी उनका टेस्ट अपने आप लिख दिया गया था। तो ये टेस्ट आखिर लिख कौन रहा है, कौन लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, इसके बारे में जब दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज से पूछा गया, उनसे इस बारे में पूछा गया, रिपोर्टर्स ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि हेल्थ मिनिस्ट्री में जितने ब्यूरोक्रेट हैं यानी कि ऑफिसर्स हैं वो उन्होंने अपॉइंट ही नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि हमने राइटिंग में एलजी को यह भी बताया कि उन्हें हेल्थ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ को भी चेंज करना चाहिए, हटाना चाहिए। तो सवाल यह है कि अगर आपके कहने से हेल्थ मिनिस्ट्री में कुछ काम हो ही नहीं रहा है, तब भी आप मोहल्ला क्लिनिक के लिए इतना क्रेडिट कैसे ले रहे हो? ये क्लेम कैसे कर दे रहे हो कि हमने दिल्ली के हेल्थ केयर को बहुत ज्यादा अच्छा कर दिया है? तो मतलब दोस्तों, अच्छे काम का क्रेडिट ये खुद के लिए रख लेते हैं, लेकिन जब स्कैम पकड़ा गया तो गलती दूसरों की है। वैसे मेरा भी गला खराब है। आप गई हैं कभी खुद अपना इलाज कराने मोहल्ला क्लिनिक? एक्चुअली मैं नहीं गई, मतलब ये सच्चाई है कि मैं नहीं गई। आप कहाँ जाती हैं? आप जाती हैं मेदांता वगैरह? फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। और यही है सच्चाई दिल्ली की वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सिस्टम्स की, जो कितने सॉलिड हैं ये तो बस बाहर से और एड से देखकर ही लगता है। एक बार आप अंदर जाके देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। और बात करें तीसरे क्लेम की, तो यमुना आज कितनी साफ है आप खुद ही देख सकते हो। एक बाहर से आने वाला आदमी जो 1 घंटे के लिए दिल्ली विजिट कर रहा है, वो भी एक बारी के लिए देख के बता सकता है कि यमुना नदी कितनी साफ है और उसे कितनी अच्छी खुशबू आती है। वैसे आप इस वीडियो को देखो, क्या पता आपको पता चल जाए कितनी साफ है यमुना नदी। केजरीवाल ने पिछले इलेक्शन में खुद कहा था कि अगर यमुना साफ ना कर पाऊं, दिल्ली का पॉल्यूशन साफ ना कर पाऊं, दिल्ली के रोड्स को यूरोपियन ना बना पाऊं, तो मुझे अगली बार वोट मत देना। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा, नहीं तो वोट मत देना मेरे को। तो आप 2025 के इलेक्शन के पहले कैसे एक्सेप्ट कर ले रहे हो इतनी आसानी से कि इस बार तो नहीं हो पाया, हमें 5 साल का टाइम और देके देख लो तो कर देंगे। मैंने पिछले चुनाव में 3 वादे किए थे। मैंने कहा था मैं यमुना साफ कर दूंगा, साफ पानी आएगा, दिल्ली की सड़कों को हम बिल्कुल यूरोपियन अंदाज में शानदार सड़कें बना देंगे। मैं ये तीनों काम नहीं कर पाया इन 5 साल के अंदर। एक मौका और दीजिए, अगले 5 साल के अंदर इसको मैं जरूर कर दूंगा। तो इसके बाद आप में और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से फर्क क्या रह गया? कम से कम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कुछ तो काम कर रही हैं, और इसके बाद इनके बहाने देखने लायक रहते हैं। पहले ये प्रॉमिस करेंगे, पावर में आ जाएंगे, उसके बाद काम नहीं करेंगे, इनसे काम हो नहीं पाता क्योंकि सारा का सारा पैसा इनका घर बनाने में जाता है। फिर उसका ब्लेम करेंगे या तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे यानी बीजेपी पे, या फिर उसका ब्लेम कर देंगे एलजी पे कि एलजी हमें कुछ करने नहीं दे रहा है, एलजी ये कर रहा है, एलजी पुलिस अटका रहा है। उसके बाद फिर ये जेल जाएंगे, जेल से बाहर आएंगे, उसके बाद फिर रिजाइन करने के बाद अपने एक अलग से फील्ड पीआर ड्रामेबाजी करेंगे कि भैया जब तक केजरीवाल जी वापस नहीं आ जाते, आतिशी यहाँ पे भरत की तरह बैठेंगी। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। तो दोस्तों, ये सब तो हो
गई पिछले बीते समय की बात। आइए अब बात करते हैं आने वाले 2025 इलेक्शन की। तो दोस्तों अभी तक दिल्ली के 2025 विधानसभा चुनाव में 3 बड़े प्लेयर्स हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, जिसमें मेन टक्कर में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में ही उनकी मेन टक्कर है। और 2020 के रिजल्ट्स देखें तो उसमें कांग्रेस कहीं भी दिखाई नहीं देती। दिल्ली की 70 सीट्स में से कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी और उन 70 सीट्स में 62 यानी कि 62 सीट्स यानी कि लगभग 90% सीट्स आम आदमी पार्टी जीती थी और बची हुई 8 सीट बीजेपी और उसके गठबंधन ने जीती थी। और यहाँ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कोई टक्कर नहीं दिखती। लेकिन अगर वही बात करें हम वोट शेयर की, वोट शेयर परसेंटेज की, तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर था 53.57% का, तो वहीं बीजेपी 38.51% के वोट शेयर पर बैठी थी। तो यहाँ तो सिर्फ 15% का अंतर दिखता है। दोस्तों इंडिया में हमारे यहाँ पार्लियामेंट का सिस्टम एक अलग तरह का सिस्टम चलता है जिसे कहते हैं FPTP, यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। यानी हमारे देश में इलेक्शन के रिजल्ट के बाद सीट्स के रिजल्ट मेजॉरिटी के भरोसे नहीं होते, बल्कि जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिले रहेंगे वही वो सीट जीत जाता है। अब एक एग्जांपल के लिए आप ये मानो कि एक सीट पर एक कैंडिडेट को 41% वोट मिले हैं और एक कैंडिडेट को 40% वोट मिले हैं। अब एक नॉर्मल यानी कि जैसे अमेरिका में होता है वह सिस्टम होता तो इतने ऐसे रिजल्ट नहीं आता। लेकिन एक बार जब सारे वोट काउंट हो जाएंगे तो क्योंकि उसका 41% सीट है, पूरे 50% भी नहीं है, पर क्योंकि 41% है तो इसलिए 41% वाला कैंडिडेट अपने आप जीत जाएगा। और यही चीज अगर आम आदमी पार्टी के साथ 2025 के इलेक्शन में उनका वोट परसेंटेज 53% से कम होकर 45 पर आ गया या फिर गलती से गिर गया तो दिल्ली के सीट्स में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। और अभी दिल्ली के इलेक्शन में दिल्ली की रोड्स पे जिस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस बार एक बात तो साफ है कि इस बार का इलेक्शन भले आम आदमी पार्टी कुछ ना कुछ करके जीत जाए, तब भी ये मुकाबला काफी टक्कर का रहने वाला है। और अगर मुझे आपको एक एस्टिमेट देना ही हो तो दिल्ली का फलौड़ी सट्टा बाजार इन सब चीजों में बहुत ही एडवांस रहता है, बहुत ही एक्यूरेट भी रहता है। वो जब भी किसी रिजल्ट पे सट्टा लगाते हैं या फिर उसके बारे में एस्टिमेट करते हैं तो वो अक्सर सही ही होता है। तो उनके अभी के एस्टिमेट्स के हिसाब से आम आदमी पार्टी इस बार के इलेक्शन में 38 से लेकर 40 सीट जीत सकती है और बीजेपी के लिए यही नंबर 30 से 32 का रह सकता है और कांग्रेस 0 से 1 सीट पर रहने वाली है। तो एक बात तो तय है कि मुकाबला टक्कर का होने वाला है और क्या पता रिजल्ट आते आते बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को थोड़ा पीछे ढकेल ही दे। दोस्तों आप दिल्ली इलेक्शंस और आम आदमी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपका दिल्ली का वोटर दोस्त भी इस बार अपना वोट सोच समझ के डाले। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए, ऐसे ही और भी एनालिसिस देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।